हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और जेई एडवांस में आप अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं, पर दिक्कत ये हो रही है, मैथ्स आप बहुत कुछ पढ़ भी रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, पर दिक्कत ये हो रहा है ओवरऑल नंबर्स तो नहीं आ रहे। तो अगर ऐसा सिचुएशन में है तो हो सकता है थोड़ा सा अपन चीजें चेंज करें तो नंबर आने लग जाएं। तो बिल्कुल अगर ऐसा कुछ आपका इस ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति में हो रहा है तो बिल्कुल ये लेक्चर्स आपके लिए हैं। क्या तैयार हैं? तो बिल्कुल बच्चे, आज का लेक्चर है अपना वर्त का लेक्चर नंबर 11, जिसमें अपन देखेंगे वर्त की जीवा कि ये अलग अलग टाइप की होती हैं, अभी देखेंगे अपन, और काफी इंटरेस्टिंग। और यहां पे एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि क्यों कुछ विद्यार्थी एक क्वेश्चन को 2 मिनट में सोल्व कर लेते हैं और क्यों कुछ विद्यार्थियों को 7 मिनट तक लग जाता है। कि आप एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में भी सोल्व कर सकते हो और वही क्वेश्चन आपको 7 मिनट भी ले सकता है। तो ऐसा क्या होता है, कैसे सोचना है, क्या वे ऑफ थिंकिंग होगा, तो वो बिल्कुल इस लेक्चर में पूरा देखेंगे। चलें बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले स्पर्श जीवा ये होती क्या है। स्पर्श जीवा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसने तो यार बातें बड़ी बड़ी लिख रखी है। सभी दो घात वक्रों के लिए, किसके लिए? सभी दो घात वक्रों के लिए। ये लाइन बहुत बार आ रही है बच्चों, ये लाइन बहुत बार आ रही है, और इसका मतलब ये है जितनी बार ये लाइन आ रही है उतने ही परवले अति परवले दीर्घ अर्थ का काम कम होता जा रहा है। क्योंकि ये लाइन का मतलब है ये सेम टू सेम चीज किसमें लगेगा? सब में, परवले अति परवले दीर्घ अर्थ में। तो इसलिए एक और काम कम हुआ। अरे ये लाइन बार बार देख रहे हैं ना, बहुत काम की चीज है ये। क्यों? क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स बहुत आसान होने वाले हैं। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी बना जाएगी। कोई भी वक्र हो, कैसा भी वक्र हो, मुझे नहीं पता, 2 घात का वक्र है, अगर अपन इस पे बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं बनाएं, एक स्पर्श रेखा ये बनी और दूसरी स्पर्श रेखा क्या बनी? ये बनी। तो ये वक्र था, कोई भी वक्र था, मुझे नहीं पता था क्या था, ये ए और ये बी। तो 2 स्पर्श रेखाएं ए और बी, पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं बनाएगी। ये बात तो अपन पहले भी करते थे कि अगर कोई बाहर का बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी, तो इन दोनों को स्पर्श रेखा युग्म भी बोलते थे अपन। अब क्या बोल रहे हैं? पी ए तथा पी ए बी बनाई जाती है, तो रेखाखंड ए बी को स्पर्श जीवा कहते हैं। रेखाखंड ए बी को स्पर्श जीवा कहते हैं। मतलब जो ए बी है, रेखाखंड ए बी, मतलब ए और बी को अगर अपन ज्वाइन कर दें, ए और बी को अपन ज्वाइन कर दें, तो इसको बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो ये है स्पर्श बिंदु और इनको मिलाने वाली जो जीवा होगी इसका नाम होगा स्पर्श जीवा, मतलब ये लाइन है ना। अब इस रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी क्या होता है? स्पर्श जीवा, तथा इसका समीकरण t बराबर 0। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। इस वाली रेखा का समीकरण, स्पर्श जीवा का जो समीकरण है वो किससे दिया जाएगा? t बराबर 0 से दिया जाएगा। तो खत्म। मतलब ये बिंदु x1 y1 था, तो इस वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया? इस वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया? t बराबर 0। t बराबर 0 लिखना जानते हैं क्या बच्चे? अभी तक ये तो सीख गए क्या कि t बराबर 0। और काम की बात इतनी ही है, अगर कोई बाह्य बिंदु है उससे अगर आप 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो जिन बिंदुओं पे वो मिलती है, अगर उन्हीं बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इसका नाम होता है स्पर्श जीवा। इसका नाम होता है स्पर्श जीवा, मतलब स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। और इसका समीकरण क्या होता है? t बराबर 0। अब एक छोटा सा बात मैंने लिखा है यहां पे, चेक भाई। ये स्पर्श देखो बच्चे, t बराबर 0 से स्पर्श रेखा भी आती थी, याद है ना। अगर वक्र के ऊपर ही बिंदु P होता था, x1 y1, वक्र के ऊपर ही बिंदु T होता था, तो ये t बराबर 0 से स्पर्श रेखा आती थी क्या? याद है, t बराबर 0 से स्पर्श रेखा आती थी। तो भाई स्पर्श रेखा भी आती थी। अगर बिंदु P वक्र के ऊपर है तो t बराबर 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण। गौर से सुन लो, यहां पे बहुत बच्चों को डाउट्स हो जाते हैं। अगर बिंदु
P वक्र के ऊपर है तो t बराबर 0 लिखने से किसका समीकरण आता है? स्पर्श रेखा का। पर अगर बिंदु P ये बाहर है, वक्र के बाहर है, जैसे वर्त के बाहर है, अगर वक्र के बाहर है बिंदु तो t बराबर 0 लगाने से क्या आती है बच्चे? स्पर्श जीवा आती है। किसका समीकरण आता है? स्पर्श जीवा का समीकरण आता है। तो अगर समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए अगर बिंदु P यहां है तो t बराबर 0 लगाने से स्पर्श जीवा। तो ये तो है बात। अब ये चेक क्यों करना है? S1 ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि बिंदु बाहर होना चाहिए तभी t बराबर 0 आपको स्पर्श जीवा का समीकरण देगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में यह आ सकता है कि सर ये t बराबर 0 कैसे आया, ये t बराबर 0 क्यों आया? तो इसका बिल्कुल प्रूफ होता है, बाकायदा प्रूफ होता है। पर मैं बता दूं आपको, उससे कोई लेना देना है नहीं वास्तविकता से कि क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, उसका उससे उसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं हालांकि 10 मिनट या 5 मिनट दे के आपको ये समझाऊं कि ये t बराबर 0 ही आता है, पर उससे कोई फायदा आपको होने वाला भी नहीं है। और अगर फिर भी आप चाहेंगे तो अपन आगे किसी ना किसी में देख लेंगे, परवले इतनी परवले इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैं इसका प्रूफ करने नहीं जाऊंगा। तो ध्यान दें, अगर बिंदु बाहर है तो t बराबर 0 लिखते हैं तो क्या आता है? स्पर्श जीवा का समीकरण देता है वो। और अगर बिंदु P वर्त के ऊपर, इस वक्र के ऊपर है तो किसका समीकरण आता है? स्पर्श रेखा का। क्या यह बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं, क्लियर है? वो था स्पर्श जीवा और बाहर के बिंदु से ही आता है वो। अब है मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण। मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण मतलब मध्य बिंदु क्या है? Px1 y1 है ना। तो मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भैया एक वक्र है ना, एक वक्र है और उस वक्र के अंदर एक बिंदु दिया है x1 y1 है ना, और ये उस जीवा का समीकरण बताओ जिस जीवा का ये क्या हो? मध्य बिंदु हो। जिस जीवा का ये क्या हो? मध्य बिंदु हो। मतलब ये मध्य बिंदु दिया है तो इस जीवा का समीकरण क्या होगा? मतलब क्या लिखेगा? सभी, हाँ अरे फिर से आ गए। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे काम अपन किस पे कर रहे हैं। बच्चे जो आगे आने वाले हैं ना वो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तो देखो फिर से, सभी दो घात वक्रों के लिए जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु क्या है? x1 y1, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ये है का समीकरण t बराबर s1 होगा। और ये मध्य बिंदु वाली जीवा है, इसका मतलब वो बिंदु पक्का उस वक्र के अंदर होना चाहिए। भाई वर्त है तो वर्त के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब s1 लेस देन 0। अरे भाई जीवा का मध्य बिंदु है, इसका मतलब पक्का वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही होना चाहिए। वो जो बिंदु P है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही स्थित होना चाहिए, तभी तो ये मध्य बिंदु वाली जीवा आएगी। तो इसलिए मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण क्या होता है? t बराबर s1। अब t जानते हैं यार, t कैसे लिखते हो, s1 कैसे लिखते हो, सब जानते हो ना। अगर अपना s ये है x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर ये s है तो मुझे बताओ s1 क्या होता है? s1 तो इसमें ये पॉइंट डाल देते हैं क्या? ये बिंदु ही तो डालना होता है। 2hx1 y1 प्लस by1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यही तो डालना होता है। और t कैसे लिखते हो बच्चे? t लिखने के लिए आप क्या करते हो? इसका t बराबर t कैसे लिखोगे? axx1 प्लस 2h xy1 प्लस yx1/2 प्लस by1, यही करते हो ना बच्चे। और 2g x प्लस x1/2 प्लस 2f y प्लस y1/2 प्लस c। अरे बच्चे ये भूल तो नहीं गए? ये तो मैंने सिखा रखा है आपको। तो ये है, तो देखो मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण t बराबर s1 होगा। ठीक है, सभी किसके लिए? सभी दो घात वक्रों के लिए है बच्चे।
जितने भी दो घात के अक्षर हैं सबके लिए वैलिड है। क्या ये बात क्लियर है? अरे t बराबर s1 और t बराबर 0 अभी की अभी दोनों को याद कर लो विथ हेडिंग। कई बार बच्चों को ये समीकरण तो याद रह जाता है t बराबर s1, पर ये भूल जाते हैं ये समीकरण था किसका। और अब मैं बता रहा हूं, और अभी भी बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, जिस दिन बताया जाता है उस दिन लगता है उनको बहुत सिंपल है, और अगर अभी याद नहीं हुआ तो जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप बहुत अच्छे से नहीं पचा पाएंगे। अरे बहुत गजब के क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, तो ध्यान से दोनों चीजों को विथ हेडिंग अभी याद कर लो। ये जो लिखा है ना इसको अभी के अभी याद कर लो। कर लिया? ठीक है। अब वर्थ के लिए बहुत ही गजब की चीज है, यहां पे बहुत ही गजब की चीज है, तो मैं पहले बता देता हूं। अगर अपने को देखो कंसेप्ट ये है, अपन कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है बच्चे? अगर मैं बोलूं इस बिंदु से जाने वाली ए से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो, ए से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो जो बिंदु बी से अधिकतम दूरी पे हो। ए से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो जो बिंदु बी से अधिकतम दूरी पे हो। तो अपन पढ़ा था क्या? वो रेखा इसके लंबवत होती है क्या? क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ए से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु बी से अधिकतम दूरी पे हो। तो क्या होता है? वो रेखा ए बी के लंबवत होती है क्या? और ये कंसेप्ट याद है कि नहीं है? ए से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु बी से अधिकतम दूरी पे हो। ये स्ट्रेट लाइन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो। समझ गए? तो ये वाली बात है। तो ये कंसेप्ट का यूज करके वर्थ के लिए अपन बहुत ही दो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ला सकते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट, वर्त के अंदर स्थित बिंदु P। ध्यान से एक एक शब्द को बहुत सावधानी पूर्वक लिखा गया है। वर्त के अंदर स्थित बिंदु P से, यह बिंदु कहां है? वर्त के अंदर है। स्थित बिंदु P से गुजरने वाली जीवा जो वर्त के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है। जो वर्त के केंद्र से क्या हो बच्चे? अधिकतम दूरी पर है। एक ऐसी जीवा जो इस बिंदु से गुजरेगी और वर्त के केंद्र से कहां हो? अधिकतम दूरी पे हो। तो ऐसा ही कोई सिचुएशन बन रहा है क्या? इस बिंदु से गुजरने वाली जीवा का समीकरण लिखना है P से, इस बिंदु P से गुजरने वाली जीवा का समीकरण लिखना है जो वर्त के केंद्र से अधिकतम दूरी पे हो। तो अधिकतम दूरी पे हो, वर्त के केंद्र से अधिकतम दूरी पे हो, इसका मतलब क्या है? वो जीवा, इनको मिलाने वाली लाइन की क्या होगी? लंबवत। वो जीवा इस P और C को मिलाने वाली रेखाखंड की क्या होगी? लंबवत होगी। रेखाखंड की क्या होगी? लंबवत होगी। तो बोलो बच्चे, ये दोनों लंबवत है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये और ये बराबर होंगी। मतलब P इस जीवा का मध्य बिंदु हो गया क्या? अरे 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 अरे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर अपन बिंदु C से इस जीवा पे लंब डालेंगे, तो क्या होगा बच्चों? वो इसको आधा आधा करेगा क्या? इसको समद्विभाजित करेगा क्या? तो समद्विभाजित करेगा, मतलब ये बिंदु P क्या है बच्चे? मध्य बिंदु है। गौर से समझ में नहीं आता है? नहीं समझ में आता है तो ध्यान से सुनिए। बिंदु P से जाने वाली एक जीवा का समीकरण जो बिंदु C से अधिकतम दूरी पे हो, इसका मतलब वो रेखा इस PC के लंबवत होगी, मतलब ये बिंदु P उसका मध्य बिंदु है। तो ये लिख दूं क्या? बिंदु P को मध्य बिंदु मानकर बनाई जीवा होगी। मान लो अगर ऐसी जीवा का समीकरण पूछ रहा है तो बिंदु P को मध्य बिंदु मानकर बनाई गई जीवा होगी, मतलब वो क्या होगी? T बराबर S1 से उसका समीकरण आ जाएगा। ये तो है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो इसी से आ जाएगा वो क्या है? वर्त के अंदर स्थित बिंदु P, ध्यान से देखिए, वर्त के अंदर स्थित बिंदु P से गुजरने वाली जीवा जिसकी लंबाई न्यूनतम हो, बिंदु P को मध्य मानकर बनाई गई जीवा होगी। तो ये भी वो जीवा जिसकी लंबाई न्यूनतम हो। तो लंबाई न्यूनतम हो तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु से गुजर रही है और उसकी लंबाई न्यूनतम हो, तो इस जीवा की लंबाई कैसे आती है बच्चे? ए बी का फॉर्मूला याद है क्या? ए बी का सूत्र याद है क्या आपको? ए बी बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है क्या। और पी क्या होता है, इसके मोल, इसके इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, इस बिंदु इसके केंद्र से इस पे डाले गए लंबाई, केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई होता है पी। तो ये जीवा की लंबाई का सूत्र है। अब इसको अगर आपको, इस लंबाई को अगर आपको करना है कैसे बच्चे, न्यूनतम, इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है तो कब देखो आर तो अचर है और इस पी को आपको मैक्सिमम करना होगा क्या। ध्यान से देखिए, इसको न्यूनतम लाने के लिए आपको पी का अधिकतम मान रखना पड़ेगा क्या। और अब मुझे ये बताओ ये पी अधिकतम कब होगा, कि ये लंबाई अधिकतम कब होगी। तो यही तो पहला वाला था कि केंद्र से अधिकतम दूरी पर, केंद्र से अधिकतम मतलब पी का अधिकतम मान कब होगा, जब ये जीवा इस वर्त के केंद्र से अधिकतम दूरी पे हो। मतलब पी अधिकतम कब होगा, जब ये बिंदु जो पी था, जब ये बिंदु पी इसका मध्य बिंदु बन जाए। तो इसलिए मध्य बिंदु वाली जीवा ही होगी। भाई ए बी का न्यूनतम मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पी को अधिकतम रखना पड़ेगा, तभी ये न्यूनतम आएगा। तो ये अब हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है, फिर भी हो सकता है बच्चे ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा जटिल है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि बच्चे 100% इसको याद कर लो। अगर क्वेश्चन इस पे आएगा तो वो इसी से होगा, किसी से नहीं होगा बाकी। तो इसलिए याद कर सकते हो आप इन दोनों स्टेटमेंट, बहुत ही प्यारे स्टेटमेंट है। और बाकी अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे ना तो समझ में भी आ जाएगा। पहले ये समझो और इससे ये आ जाएगा, उसका हिंट मैंने दिया है। क्या बात क्लियर है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। तो बिल्कुल बच्चे इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा तो काम हो जाएगा। हाँ, वर्त के लिए ज्ञात करें। इस वर्त के लिए ज्ञात करना क्या, बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखा की स्पर्श जीवा। ध्यान से देखिए, वर्त दिश के लिए ज्ञात करें, बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा। मतलब एक वर्त है, इसके लिए अपन ने इस बिंदु से क्या बनाई है बच्चे, स्पर्श रेखाएं बनाई, उनकी स्पर्श जीवा का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श जीवा का समीकरण कैसा होता है बच्चे, तो स्पर्श जीवा क्या होती है बच्चे, स्पर्श जीवा t बराबर 0, t बराबर 0 किस बिंदु के सापेक्ष लिखना है, t बराबर 0 इस बिंदु के सापेक्ष। तो बिंदु भी देगा अगला, देखो ये रहा। तो 2 कॉमा, तो t क्या होता है, t बराबर 0 क्या था, x1 प्लस से y1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1 बाई 2 माइनस प्लस 4 y प्लस y1 बाई 2। अरे याद है ना ये बच्चे, प्लस नहीं माइनस 3 इक्वल टू 0। बस अब x1 y1 का मान डाल देते हैं। x1 y1 का मान इसमें क्या है, x1 y1 का मान है 2 और 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस x1 का मान है 2 प्लस 2 y प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे 2x माइनस x 2x और y प्लस 3y, तो समझ जाएंगे कि इतना, तो ये माइनस तो माइनस 6 और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 3 बराबर 0। तो यही आंसर है बच्चे, यही आंसर है। स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0, स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0 ये आ जाएगा। तो स्पर्श जीवा का समीकरण लिखना है तो सीधा t बराबर 0 लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है। हाँ, अब दूसरा पूछ रहा है, जीवा जिसका मध्य बिंदु है, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु है। मतलब क्या, मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण पूछ रहा है क्या। तो मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण क्या होता है बच्चों, मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण क्या होता है, t बराबर s1। t बराबर s1 इस बिंदु के लिए लिखना है, t बराबर s1। तो t बराबर s1 क्या बच्चों आप t लिख सकते हो, t का मतलब वही ऐसे, तो ये इस बिंदु के लिए लिखना है पर दिस इंटू दिस। तो x1, देखिए मैं सीधा ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, x1 प्लस y इंटू y1 का वैल्यू दिस माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस x1 का वैल्यू प्लस y किस गया y प्लस y1 बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा
और y प्लस y1 तो y माइनस 2 माइनस 3। ये तो हुआ बच्चे t इक्वल टू S1 मतलब ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और 2 पुट करिएगा तो 4 और माइनस 2 पुट करिएगा तो माइनस 8 और ये माइनस 3। ये यार आगे देखिए, गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए, ये वाला बिंदु इसमें पुट करना है। S1 मतलब ये बिंदु इसमें पुट करना है, तो ऐसे ही तो आएगा 2 माइनस 2, ठीक है। हाँ तो आप देखिए बच्चे ये क्या रहे, तो 2x माइनस 2y माइनस x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू देखिए 8 से 8 गया तो ये माइनस 7, 8 से 8 कट गया, 4 4 8 से 8 कटा तो माइनस 7। अब देखो ध्यान से, y से y खत्म हो गया तो ये कितना बच गया 2x माइनस x, तो x ये बचा, ये माइनस 7 से माइनस 7 गया तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ गया, ये आ गया t बराबर S1 से जीवा का समीकरण x माइनस 2 बराबर 0। तो बहुत ही आसान, एकदम सिंपल शब्दों की बात कर रहे हैं बच्चे कि देखो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बोला है वर्त के लिए स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0, जीवा जिसका मध्य बिंदु ये, उसका समीकरण जिसका मध्य बिंदु ये हो, तो सीधा आ जाएगा t बराबर S1। अब वो चेक करने की बातें कुछ कर रहे थे, तो देखो अगर यहां से स्पर्श जीवा आ रही है, मतलब ये, इसके लिए S1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु कहां होना चाहिए, बाहर। तो चेक करना तो कर लो, बाकी वो बाहर ही देगा। देखो 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3। तो देखिए बच्चे क्या, 4 से 4 गया और 5 तो 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो। और इसके लिए ये अंदर का बिंदु है, इसके लिए S1 नेगेटिव आएगा। और देख लो, देखना है तो इसमें ये डालो, और ये इनफेक्ट ये डाला ही था, देखो ये रहा, ठीक है क्या। तो इसमें S1 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, माइनस का 6, तो ये नेगेटिव है, मतलब वो हमेशा होगा। पर कई बार मजाक कर लिया जाता है कि क्या कर रहे हो, तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि इसके लिए S1 पॉजिटिव आएगा, इसके लिए S1 नेगेटिव आएगा। बाकी सीधा फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिमाग नहीं खर्च हो रहा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, क्या कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। उसी वाले वर्त के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो इसी वर्त के लिए क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। जीवा इसी वर्त की बात कर रहा है, जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो रेखा द्वारा वर्त पर काटी जाती है, जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो रेखा द्वारा वर्त पे काटी जाती है। तो मेथड 1 बताऊंगा मैं। मेथड 1 तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकता हूं मैं। कैसे कि भाई ये रेखा है, यही तो रेखा है, इस रेखा पर वर्त ने जो जीवा काटी है वो ये काटी है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर मुझे चाहिए, और अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं ज्यादा, तो मेरे को 1 सेकंड में मिल जाएगा कि सर अगर अपन इस वर्त के केंद्र से यहां लंब डालें तो वो क्या होगा, मध्य बिंदु पे ही जाके मिलेगा। मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु होगा क्या। अगर वर्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो ये जो लंब पाद आएगा ये उसका क्या होगा, मध्य बिंदु। तो इसका केंद्र है 1, -2 और ये मध्य बिंदु है, और इसके हिसाब से देखो तो ये क्या है, लंब पाद। तो अगर बच्चे मध्य बिंदु चाहिए तो इस रेखा पर इस बिंदु का लंब पाद ज्ञात कर लो, और लंब पाद ज्ञात करने के लिए सबका सीधा सूत्र है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू -1 टाइम्स वो बिंदु उसमें डाला और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या, लंब पाद करने का सूत्र याद है क्या, अरे याद है ना, नहीं देखा ऐसा सूत्र, सर ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, तो फिर सरल रेखा वाला लेक्चर जाके देखिए बच्चे। तो x माइनस x1 का वैल्यू ये रहा, x माइनस 1 बाई रेखा से, और y माइनस y1 मतलब ये 2, और a और b यहां रेखा से आते हैं तो इसलिए ये 1 है, ये भी 1 है,
इक्वल टू -1 टाइम्स ये वाला बिंदु रेखा में डालो, 1 - 2 -1 बटे 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चे, इसका वैल्यू देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 तो 1 हो गया है। इसका वैल्यू ध्यान से देखिए, 1 से 1 कटा और ये 2 2 प्लस 2 1 हो गया। तो अब इसको और इसको बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ रहा है 2, और अगर अपन इसको और इसको बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है -1, y का वैल्यू आ रहा है -1। तो लंबपाद क्या आ गया, देखिए ध्यान से, इसको और इसको बराबर करिएगा, x बराबर 2, इसको और इसको करिएगा, y बराबर -1 आ रहा है, इसलिए लंबपाद क्या आ गया बच्चे, 2, -1। तो ये आपका लंबपाद आ गया या मध्य बिंदु आ गया, सीधी बात है। तो ये तो बच्चे वर्त के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और सीधा सीधा करा जा सकता है। वर्त के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और सीधा सीधा करा जा सकता है, और इनफैक्ट ये केवल और केवल वर्त में ही लगेगा। अब जो अदर कर्व्स है, बाकी भाई ये चीज तो सबके लिए होगा, तो अदर अन्य के लिए अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका मेथड 2 और मेथड 3 दो मेथडों से अपन कर सकते हैं अभी भी। एक तो तरीका है द्विघात वाला, वो भी लगेगा। तो एक तो द्विघात वाला लगा देते हैं कि देखो मान लो अगर अपन ने इस वर्त और इस रेखा को हल किया होता तो यहां से दो बिंदु आते, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2। तो मध्य बिंदु क्या निकालते, फिर मध्य बिंदु क्या निकालते बच्चे, मध्य बिंदु m क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसका मतलब किसकी जरूरत है अपने को, इसको और इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इसको और इसको हल करने की जरूरत है, और वहां से x1 x2 से वो माने लाएंगे। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। मैं y का वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, तो x स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, 1 माइनस एक्स। यहां से y का मान देख लो बच्चे, 1 माइनस, तो y का मान उसमें डालिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 1 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे ये x स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, तो माइनस का 8x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 1 5, 5 में से 3 गया तो प्लस 2। इस वाली समीकरण के मूल होंगे x1 x2, इस वाली समीकरण के मूल। भाई अपन ने इसको और इसको हल किया है, तो इनसे जो x के दो मान आएंगे वो इन बिंदु के निर्देशांक होंगे, इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो बताइए यहां से x1 प्लस x2 कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 कितना आ रहा है बच्चे, यहां से माइनस b बाई ए, तो 4। तो मध्य बिंदु के लिए अपने को क्या चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। तो बोलिए बच्चे x1 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरा भी आप ला सकते हो। दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2 कैसे आएगा, इसको किस में बना दो, y में द्विघात बनाओ, तो यहां से y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। तो ये द्विघात वाला तरीका है, ये भी सभी वक्रों के लिए वैलिड होगा, ये वाला तरीका भी आप सभी के लिए लगा सकते हैं। और एक और तरीका है जो मेथड नंबर 3 है, ये केवल वर्त के लिए, ये सभी के लिए लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अब मेथड 3 है वो भी सभी के लिए लगेगा, तो उसमें क्या करना चाह रहे हैं, उसमें ऐसा कर सकते हैं अपन, मान लो कि उस जीवा का मध्य बिंदु ही x1 y1 है, ठीक है, उस जीवा का मध्य बिंदु ही x1 y1 है, मान लिया आपने। और इस जीवा का समीकरण x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, और इसी जीवा का समीकरण अपन एक और भी तरीके से ला सकते हैं, t बराबर s1 करके। t बराबर s1, देखिए t बराबर s1 कैसे लिखेंगे, ये बिंदु अपन ने माना है, अरे भाई ये जीवा का मध्य बिंदु है, तो इसके हिसाब से t बराबर s1 लिख दो। तो बताओ इसमें डाल देते हैं सीधा सीधा, x x1 प्लस y y1 माइनस x प्लस x1 प्लस 2 y प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू, ये बिंदु इसमें डाल दो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2 x1 प्लस 4 y1 माइनस 3। तो हालांकि ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा इसके लिए, ये समीकरण और एक और दो दोनों ही इसी रेखा का समीकरण है, ये और ये दोनों के दोनों ही इसी रेखा के समीकरण है। तो 1 और 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना कर लेना,
1 व 2 की तुलना से। अब दो रेखाओं की तुलना कैसे करते हैं, तो ये मेथड मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इसमें तो बस आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो तीनों ही मेथड परफेक्टली फाइन है वर्थ के लिए, पर बाकी कर्व्स के लिए या तो ये मेथड ज्यादा अच्छा होगा या तो ये, और इनफैक्ट ये ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये इसका बेस्ट मेथड हो जाएगा सभी के लिए, फॉर ऑल। अरे बच्चे, मेन चीज ये है कि ये मेथड सबके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चे, इसमें भी अगर आप इस मेथड से जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और इससे जाओगे तो कम, और इससे जाओगे तो और भी कम। तो किसी ने ये ले लिया फिर तो करता ही रहो। तो इसलिए आगे वाला चलते हैं। ये रेखा वर्त को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है उन बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद। क्या बोल दिया बच्चे इसने, कि जो वर्त था अपने को, जो अपना वर्त था बच्चे, इस वर्त को ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी। मान लेते हैं x1 y1 पे प्रतिच्छेद करेगी और x2 y2, मतलब छोड़ो ना, क्या मानना। हाँ, तो इसने बोला क्या है, वर्त, देखो ध्यान से, रेखा वर्त को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है उन बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। यहां पे और यहां पे स्पर्श रेखा बनाए तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये चाहिए, ये वाला बिंदु चाहिए। और ये कौन सी रेखा, ये है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रेखा ये जो रेखा है ये वर्त को ए और बी पे प्रतिच्छेद करती है। तो इसने बोला है कि प्रतिच्छेद बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये बिंदु निकालना है। तो मेथड वन क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, कि क्या कर लो, कि पहले तो अपन इस रेखा और इस वर्त को हल करके ए और बी निकाल लेंगे। सबसे पहले ए और बी निकाल लेंगे, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन की सीधी भाषा से जाएं तो ये बोल रहे हैं ए का मान, ए के निर्देशांक निकाल लो, बी के निर्देशांक निकाल लो। कैसे हल करके, फिर क्या निकाल लो, ए पर स्पर्श रेखा, फिर क्या निकाल लो, बी पर स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर इन दोनों को हल करके बिंदु पी, इनका प्रतिच्छेद, ए पर स्पर्श रेखा लिखो, बी पर स्पर्श रेखा लिखो और इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को सीधे पढ़ें तो बच्चे ये इतना है, और ये इतना भयानक हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये क्वेश्चन इतना भयानक हो सकता है इस तरीके से, और जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेगा उसको मान लो 7 मिनट पक्का लग जाएंगे। और अगर अन्य डाटा भयानक दे दिया तो बच्चे 10 मिनट में भी नहीं होगा। अरे होगा ही नहीं आपसे। तो क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं बच्चे। तो इस मेथड, और लग ऐसा रहा है कि दिस इज द मेथड, अरे इसी से करना चाहिए ऐसा लग रहा है। तो ये बकवास है, इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पर प्रॉपर ये लग रहा है। अब देखो बच्चे, अब है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असली मजा। अगर बच्चे ये कंसेप्ट पकड़ गए ना तो ध्यान से देख लो। अपने को प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए था क्या, तो इसको मान लो बच्चे, क्या, इस बिंदु P को मान लो x1 y1, माना, मेथड 2 लिख रहा हूं, माना P क्या है, x1 y1। अब अगर मैंने इस बिंदु P को मान लिया x1 y1 तो AB क्या है, AB क्या है, स्पर्श जीवा। इस बिंदु P के लिए AB क्या है, स्पर्श जीवा। और स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे आता है बच्चे, स्पर्श जीवा का समीकरण आता है t बराबर 0। तो स्पर्श जीवा का समीकरण ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। x1 प्लस y1 माइनस 2 टाइम्स, वो तो x प्लस x1 हो जाएगा। अरे बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स y प्लस y1 माइनस 3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो x वाले एक साथ ले आते हैं, x वाले हैं x1 माइनस 3, x1 माइनस 1, y की कोफिशिएंट y1 प्लस 2, और कांस्टेंट टर्म माइनस का x1 प्लस का 2y1 माइनस का 3 इक्वल। देखिए बच्चे, ये किसका समीकरण है,
ये किसका समीकरण है? ये किसका समीकरण है? ए बी का। ये किसका समीकरण है? ये किसका समीकरण है? ए बी का। तो ऐसा बहुत बार होगा इस निर्देशांक ज्यामिति में कि एक ही रेखा का समीकरण अपन दो तरीकों से लाएंगे। जैसे इस रेखा का समीकरण मुझे दिया था और इसी रेखा का समीकरण मैंने दूसरे तरीके से भी ले आया। तो अब ये दोनों समीकरण इसी रेखा को दर्शाएंगे। भाई ये एक ही रेखा की है, तो समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 एक ही रेखा ए बी को दर्शाते हैं। अतः तुलना से उनकी तुलना करोगे तो क्या करोगे? ये समीकरण और ये समीकरण एक ही रेखा को दर्शा रहे हैं, मतलब दोनों समीकरण समान ही है। तो दो समीकरणों की तुलना कैसे की जाती है बच्चे? x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पदों के गुणांकों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। क्या ये बात पता है? तो x के गुणांकों का अनुपात, x का गुणांक यहाँ कितना है? x1 माइनस 1/1। यहाँ पे x का गुणांक है 1। इसमें y का गुणांक कितना है? y1 प्लस 2 और यहाँ पे y का गुणांक 1 इक्वल टू यहाँ पे अचर पद माइनस x1 प्लस 2y1 माइनस 3, यहाँ पे अचर पद -1। तो ये बात आती है कि ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को दर्शाती है, अतः तुलना से ही आ जाएगा। x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पदों का गुणांक। तो इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करना है। तो बराबर करके सॉल्व करना है, तो देखिए बच्चे इसको और इसको बराबर करो। तो x1 इक्वल टू y1 प्लस 3, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, इन दोनों को बराबर करिएगा। y1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस, देखो ये -1 से गुणा कर दो बच्चे, -1 का भाग दे दो तो x1 माइनस 2y1 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब अपन क्या करते हैं, ये x1 का मान इधर, इनको हल करना है दोनों को, भाई इसको और इसको हल करना है। हल करना है तो देखिए बच्चे ये आएगा 3y1 इक्वल टू x1 प्लस 1, ये 3y1 इक्वल टू x1 प्लस 1 और ये आए। तो x1 का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, x1 का वैल्यू डालेंगे तो 3y1। देखिए बच्चे इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल करने की बात कर रहे हैं। तो ये उठा के वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 3y1 इक्वल टू x1 का वैल्यू y1 प्लस 3 प्लस 1, तो 2y1 बराबर 4, 2y1 इक्वल टू 4, तो y1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2, y1 का मान कितना आ जाएगा? 2। y1 का मान 2 आएगा तो यहां से x1 का मान कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 5, तो ये आ गया 2,5। तो ये बिंदु क्या आ गया बच्चे? 2,5, 2,5। ये बिंदु क्या आ गया? 2,5। ये बिंदु आ गया 2,5। तो ये तरीका है, सभी के लिए लगेगा और ऐसा उल्टा अपने को कई बार सोचना पड़ेगा कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ध्यान से देखिए, इस प्रतिच्छेद बिंदु को ही मान लो, इस प्रतिच्छेद बिंदु को ही क्या मान लो? x1 y1 मान लो, तो अपना काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? पहली बार कर रहे हो शायद ऐसा, और अब एक बात का गांठ बांध लो, अगर क्वेश्चन, अगर पर्सन सीधा सीधा करने से लंबा जा रहा हो तो एक बार मुड़ के पूछ लेना, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही रेखा का समीकरण दो तरीके से लिख सकता हूं? एक समीकरण दिया था और इसी रेखा का समीकरण मैंने दूसरे तरीके से लिख लिया। अब इन दोनों की तुलना करूंगा तो मेरे पास ये जो बिंदु मैंने माने थे वो आ जाएंगे। क्या ये बात आप कह सकते हैं? बहुत गजब की चीज है। इस क्वेश्चन को 3 बार देख लेना। क्या बोला था इसने? बार बार देख ला। इसने ये बोला था रेखा वर्त को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है ए और बी, उन बिंदुओं पे बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। सीधा सीधा बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए टेढ़ा कर लिया। क्लियर गया? तो बहुत गजब का मेथड है और ये सबके लिए लगेगा, फॉर ऑल एंड बेस्ट, सभी के लिए। पहली बात सभी के लिए, और फिर वो भी क्या, वो भी कौन सा तरीका है? ये बेस्ट तरीका है। देखिए बच्चे, ये समझ गए क्या?
थोड़ा थोड़ा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख। पर उससे पहले इसको एक बार फिर से जो भी बकवास बोला है उसको सुन ले बच्चे, समझ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। क्या बोल रहा है? यदि वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने, इसने बोला है इस वर्त के बिंदु 1,1, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं भाई, वर्त के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा। बताओ इस स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखोगे? वर्त के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा, ठीक है, ये पर स्पर्श रेखा। वर्त, ये एक दूसरा वर्त है, देखो ये वर्त की त्रिज्या √2 है, इसकी त्रिज्या 2 है, तो ये बड़ा वर्त है और ये दोनों का केंद्र मूल बिंदु ये केंद्र, इसका भी मूल बिंदु है, इसका भी मूल बिंदु है। वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा ये निकाल ली। वर्त दिश को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या? ये दूसरे वर्त को, जिसका यही है, दूसरे वर्त को ए तथा बी पे प्रतिच्छेद करती है। ये जो स्पर्श रेखा थी वो ए तथा बी पे प्रतिच्छेद करती है, तो ए यहां मान लेता हूं मैं, बी यहां मान लेता हूं, ए तथा। यदि ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ए पर स्पर्श रेखा खींची और बी पे स्पर्श रेखा खींची, ये कहां पे प्रतिच्छेद करती है बच्चे? सी पर। देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सी के निर्देशांक ज्ञात करो। सी के निर्देशांक चाहिए। क्या बच्चे तुम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पहले समझ लो। छोटे वाले वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बड़े वाले वर्त को ए तथा बी पर काटती है, ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, वो बिंदु सी पर मिलती है, तो सी के निर्देशांक अपने को चाहिए, सी के निर्देशांक अपने को चाहिए। अब सी के निर्देशांक कैसे लाएंगे? तो सी के निर्देशांक कैसे लाएंगे? तो अगर सीधा सीधा आप जाने की कोशिश करोगे तो ये भी इतना ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए सीधा तो नहीं जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे बच्चे? फिर क्या करेंगे? देखिए, इस वाला, इसका समीकरण लाते हैं, इस रेखा ए बी का समीकरण। तो ये क्या है? इस छोटे वाले वर्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, तो ए बी का समीकरण एक तो अपन ला सकते हैं, ए बी का समीकरण, तो एक तो ये देखो t बराबर 0 से आ जाएगी, t बराबर 0, t बराबर 0 किसके लिए? इस बिंदु के लिए, इस बिंदु पर t बराबर 0 किसके लिए? इस छोटे वाले वर्त के 1,1 पर स्पर्श रेखा ही तो है, तो x x1 इसमें रख दो, x इंटू x1 का वैल्यू 1 प्लस y इंटू y1 का वैल्यू 1 इक्वल टू 2, तो x प्लस y इक्वल टू 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये बच्चे क्या आया मेरे पास? ये बच्चे मेरे पास क्या आया है? ये किसका समीकरण आ गया है? इस रेखा ए बी का समीकरण। कैसे निकाला मैंने? क्योंकि ये रेखा क्या है? इस बिंदु पी पे स्पर्श रेखा ही तो है इस वर्त की, तो स्पर्श रेखा का समीकरण। और कैसे निकाल सकता हूं? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए इस बिंदु के निर्देशांक, तो इसको मान लेता हूं x1 y1, मान लेता हूं इसको, ये है x1 y, माना c x1 y1 है, माना c x1 y1 है। तो अब इसके लिए ये ए बी क्या है? वर्त x² प्लस y² इक्वल टू 4 के लिए बड़े वाले वर्त के लिए ए बी बिंदु सी की स्पर्श जीवा है। ध्यान से देखिए, स्पर्श जीवा है, ध्यान से देखिए, बड़े वाले वर्त के लिए जो ये ए बी रेखा है, ये इस बिंदु के सापेक्ष क्या है? स्पर्श जीवा। अरे भाई, इससे जो दो स्पर्श रेखाएं आ रही है उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही तो है, तो स्पर्श जीवा। मतलब इसका समीकरण भी t बराबर 0 होगा, पर t बराबर 0 के लिए वर्त ये लेंगे, बिंदु ये लेंगे। तो इस बार लिखिए x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 4। थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो इस 4 को इधर आगे लिख दो, x x1 प्लस y y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण देखिए बच्चे, समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 दोनों ही ए बी रेखा को दर्शा रहे हैं क्या?
1 तथा 2 की तुलना से। भाई दोनों एक ही रेखा को दर्शा रहे हैं तो इनकी तुलना कर दो। इसके x के गुणांक अनुपात समान रहना चाहिए। x के x का गुणांक x1, इसका 1, इसका x का गुणांक y1 और सॉरी y का गुणांक, इसके y का गुणांक 1, इसका अचरपद -4, इसका अचरपद -2। यही तो मतलब होता है। ये और ये समान ही रेखा को दर्शाएंगे तो तुलना कर दी। तो अब इसको और इसको बराबर करो, x1 बराबर 2 और इसको और इसको बराबर करो, y1 बराबर 2। तो ये बिंदु क्या आ जाएगा बच्चे, ये बिंदु क्या आ जाएगा, C क्या आ जाएगा, 2,2। तो ये आपका आंसर। तो देखो ये सेम टू सेम सवाल फिर से मैंने कराया है बच्चे, इसलिए कि आप समझ जाओ। एग्जैक्ट सेम टू सेम सवाल, और यही थ्योरी फॉलो होगा, बहुत बार यही थ्योरी फॉलो होगा। क्या अपन कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल देखिए। तो अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है वर्त पर स्पर्श रेखा। वर्त पर रेखा पर स्थित बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं बनाई जाती। वर्त पर रेखा पर स्थित बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं बनाई जाती है ना। स्पर्श जीवा हमेशा एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, उसके निर्देशांक याद करो। मतलब इस रेखा पर स्थित बिंदुओं से, इसने बोला इस रेखा पर स्थित बिंदु है, इस रेखा पे स्थित बिंदु है, मतलब ऐसी रेखा है, यहां से इस वर्त पे स्पर्श। अब इस रेखा पर स्थित बिंदु से कुछ कुछ किया जा रहा है, तो इस रेखा पर स्थित बिंदु को क्या ले लें, y और 4 - 2 अल्फा, अल्फा और यही लेंगे क्या। भाई देखो इसने बोला था इस रेखा पर एक बिंदु है, उससे कुछ कुछ किया जा रहा है, तो इस रेखा पर बिंदु को मैंने ये ले लिया। या थोड़ा और अच्छा लेना चाहो तो लेमडा कोमा 4 - 2 लेमडा। अरे ये जानते हो क्या बच्चे, रेखा पर बिंदु मानना, x की जगह लेमडा रखो, y का मान निकाल लो, y का मान यहां से निकाल। अब इससे यहां पे स्पर्श रेखाएं बनाई गई, इनकी स्पर्श जीवा जो है वो हमेशा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। तो इस नाम को देख के आपको बहुत अच्छी याद आनी चाहिए, किसकी, अगर कोई रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो बताइए बच्चे, क्या इसका समीकरण मैं ला सकता हूं, ये तो स्पर्श जीवा ना, तो स्पर्श जीवा का समीकरण, स्पर्श जीवा t बराबर 0। हाँ बताइए, इस बिंदु के सापेक्ष t बराबर 0 लिख दो इसके लिए। तो x1 मतलब x इंटू लेमडा प्लस y1 4 - 2 लेमडा और इक्वल टू 4। अरे भाई t बराबर 0 लिखना है इस बिंदु का, इसके सापेक्ष, तो लिख दिया। अब लेमडा वाले अलग, बना लेमडा वाले अलग, तो बना लेमडा वाले 4y है -4 प्लस लेमडा वाले x -2y। ध्यान से देखिए, लेमडा वालों को एक साथ, बना लेमडा वालों को एक साथ, ये क्या आ गया है अब L1 प्लस लेमडा L2। बताओ बच्चे, ये हमेशा ही एक निश्चित बिंदु से गुजरेगा क्या, ये हमेशा एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, और वो बिंदु कौन सा होगा, इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु, इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो 4y - 4 बराबर 0 और x - 2y बराबर 0। इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए बच्चे, इनका प्रतिच्छेद बिंदु, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है y बराबर 1, y बराबर 1 आ गया यहाँ से, यहाँ y बराबर 1 डालोगे तो x बराबर 2 × 1 दैट इज 2। क्या आ गया वो बिंदु, x का मान 2, y का मान 1, तो 2,1। वो निश्चित बिंदु क्या आ गया बच्चे, उस निश्चित बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए बच्चे, 2,1। क्या ये देख पाए आप, क्या ये देख पाए आप, 2,1। क्या बच्चे ये देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही गजब का सवाल था, अच्छे से देखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। क्या ये बात क्लियर है। अब ये थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चे, स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। अब स्पर्श जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ अपने को चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जल्दी से देखिए बच्चे, इसी की बात हो रही थी, इस पे ही, इस x से 2x प्लस y - 4 इसी से खींची थी क्या वो, 2x प्लस y - 4। हाँ, तो इस पे अपन ने बिंदु लिया था लेमडा कोमा 4 - 2 लेमडा, तो इसका वही स्पर्श जीवा लिख दो, t बराबर 0। देखिए बच्चे, स्पर्श जीवा लिख रहा हूं मैं, स्पर्श जीवा क्या आ जाएगा,
t बराबर 0, t बराबर 0 तो अभी भी लिख दिया था, लिख दीजिए बच्चे फिर से, x लेमडा प्लस y इंटू 4 माइनस 2 लेमडा और इक्वल टू 4। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, x लेमडा प्लस माइनस 2y लेमडा 2, अच्छा ये तो यही है, वैसे ही लिखा देना एक। और दूसरा, इसके मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए, इसके मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए, तो इसको मान लो बच्चा h के, इसके मध्य बिंदु का ही बिंदु पद चाहिए था तो उसको h के मान लिया। अब इस रेखा का समीकरण फिर से लिख लो। अब इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, t बराबर s1। भाई ये तो मध्य बिंदु है ना, तो इस रेखा का समीकरण क्या आएगा, t बराबर s1। तो t बराबर s1 लिखो, इसके सापेक्ष xh प्लस वाई के माइनस 4 बराबर s1 वाला ये बिंदु रख दो, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। तो 4 से 4 कटेगा, तो xh प्लस वाई के इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। थोड़ा सा मुश्किल है, देखो इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए था, मैंने x1 h के माना और इस रेखा का समीकरण लिख लिया। इस रेखा का समीकरण पहले से भी आ रखा था, इस रेखा का समीकरण पहले से भी आ रखा था। तो अब मैं इन दोनों की तुलना करूंगा, 1 व 2 की तुलना। तो इसका x निर्देशांक h अपॉन इसका x निर्देशांक लेमडा, इसका y निर्देशांक y का गुणांक के, इसका 4 माइनस 2 लेमडा, इसका h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका 4। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चे, इससे रिश्ते और इससे रिश्ते किसको हटाएंगे, लेमडा को। अब लेमडा कैसे हटेगा, तो लेमडा को वजर गुणा कर दो इन दोनों के लिए, तो 4h माइनस 2 लेमडा h इक्वल टू के लेमडा। तो यहां से लेमडा का मान निकाल लेते हैं। लेमडा का मान निकालने के लिए 4h बराबर 2h प्लस के इंटू लेमडा। तो यहां से लेमडा का मान कितना आ रहा है बच्चे, देखो 4h अपॉन 2h बाई के, ये लेमडा का मान आ रहा है। अब अपन यार इसको लेंगे, थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसको और इसको ले लेते हैं। इसको भाई, इसको और इसको लोगे तो किसी को भी ले सकते हो, इसको और इसको और इसको और इसको, या फिर इसको इसको और इसको भी ले सकते हो। इसको मैं क्या लेना चाह रहा हूं, क्योंकि लेमडा का सीधा ही मान रखा जाएगा, इसलिए जब आप इसको और इसको लोगे तो क्या बनेगा, h बाई लेमडा, लेमडा का मान बोला, तो 4h अपॉन 2h प्लस की इज इक्वल टू वो क्या है, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4। तो ये h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2h प्लस के। देखिए बच्चे, h से h कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये बिंदु पद क्या आ जाएगा, अगर आप सबको उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का y बराबर 0, ये आंसर है। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बच्चों के लिए, पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं आज वही चीज बता रहा हूं, क्या कि अगर एक ही रेखा का समीकरण 2 तरीके से ला सकते हैं तो उसकी तुलना करके भी चीजें आ सकती है, जैसे ये बिंदु पद आया, जैसे पीछे आए थे। अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल से सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।